हो, आप इस प्रकार की जो विवाद एक अनावश्यक बेबुनियादी तर्क खड़ा करते हो, आप फिर एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। एक मिनट, आप फिर एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। हमें कोई पीड़ा नहीं है, हमें कोई पीड़ा नहीं है, यकीन मानिए आप। खैर चलिए, आप सब मेरे साथ बने रहिए। अब क्यों इस विवाद को लाते हो कि मोदी बड़ा है या पार्टी बड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी है। एक बार फिर अपील की है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, राजनीतिक विरोधियों को साथ लेके चलेंगे। ये दिलचस्प चर्चा भी जारी रहेगी। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लौटते हैं थोड़े से इंतजार के बाद। बस हमने अभी कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी का वडोदरा, ये कहा जाए पूरे देश के नाम, वो संबोधन देखा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें रखी। मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे। सरकार एक पार्टी की नहीं, पूरे देश की है, ऐसा मोदी बार बार बता रहे थे। सरकार के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया, ऐसा मोदी ने भरोसा दिलाया है। और विरोधियों को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि विरोधी भी लगातार हमला करते रहे उन पे, उनका कहना था, मगर उन्हें साथ लेके चलेंगे। संविधान संगत एक पार्टी, ये सरकार होगी। और राजनीतिक पंडितों को याद दिलाया कि उनकी ये जीत जो है, आजादी के बाद पहली बार बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कि बीजेपी अपने दम पर उसने पार्टी बनाई है। बीजेपी बहुमत पाने वाली पहली गैर कांग्रेस पार्टी बन गई है। 1977 में जीती जनता पार्टी की भी गठबंधन थी, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। पहली बार आजादी के बाद पैदा हुए नेता के हाथ में काम गया, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी 1950 में जो है उनकी पैदाइश है। और इस बात का जिक्र क्या है, सभी तमाम अपने एक्सपर्ट से यहां पर बात करना चाहेंगे। गुजरातियों को आंकड़ों से बेतहाशा मोहब्बत है यहां पर शीला, और एक बार फिर वो बाकायदा आंकड़ों के जरिए अपनी बात फैलाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि गुजरातियों को धंधा और उद्यम खून में होते हैं, उनको गणित से बहुत प्यार है, इसलिए आंकड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर पूरा मोदी का भाषण सुना आपने तो, और कब से आप सुनते आए हो, तो 56 इंच के सीने से लेकर आज जो मैंने नोट किया उसमें 5 करोड़ गुजराती, 50 मिनट में उन्होंने जो फॉर्म भरा, उसके बाद में 5 लाख वोट मिले, उसके बाद में ट्रिपल सेंचुरी जो नंबर आए उनके, तो कहने की बात है कि गुजराती को ये मुझे लगता है कि कहीं से वरदान होगा। दूसरा, एक फितरत समझने की जरूरत है। कोई मुझे पूछ रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिख रहा है। ये होता है कि गुजराती जब धंधा सोचता है या कोई भी नया साहस सोचता है तो ये सोचता है मेरा नुकसान क्या होगा। आपको लगता है मोदी को नुकसान के लिए कुछ नहीं है, नथिंग टू लूज? जब वो अपना घर बार सब छोड़ कर आए हैं तब ये बात। और भी लोगों से बात करते हैं। जी देखिए, कल मेरी बातचीत मेरे मित्र प्रोफेसर पीटर डिसूजा से हो रही थी, जो बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हैं इस देश के। तो उनका कहना था कि हम लोग एक जनमत संग्रही चुनाव की तरफ देख रहे हैं, एक प्लेबिसिटरी इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। ऐसा इलेक्शन पहले अगर कभी हुआ था तो शायद 1971 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर चुनाव लड़ा था। उस इलेक्शन को भी राजनीति शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि वो एक तरह का पॉपुलिज्म था, जिसके अंदर पार्टी और संस्थाओं से परे जाकर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर मतदाताओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया था। इस बार भी आपको लग रहा है वैसा हुआ? इस बार भी तकरीबन वैसा ही हुआ है। एक व्यक्ति ने पार्टी और उसको सामने लाने वाली संस्थाओं से भी परे जाकर तमाम जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पार करके
जनता के साथ सीधे अपना संबंध स्थापित किया है और अपने नाम के ऊपर अपने इर्द गिर्द वो जनमत संग्रही किस्म का चुनाव है। बिल्कुल। मिश्रा जी, यहां पर लगातार बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही एक शानदार अंदाज से मोदी अपनी बात तो करते रहे, मगर उसको देश के मसाइल, देश के मुद्दों से जोड़ते रहे। यही तो उनकी कारीगरी है, यही चीज है जो उनको गुजरात में यहां तक ले गई है। वही कारीगरी अब आप यहां देख रहे हैं। देखिए, जो मैं कुछ देर पहले डिस्कशन में मंदिर की बात निकली थी, खैर उसमें नहीं जाते हुए मैं ये बता रहा हूं, एक लिबरल फेस, सबको साथ लेने की। आप ये सोचिए कि जिन लोगों से, जैसे दुबे जी ने कहा कि जिनसे उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने उनको ये मैंडेट दिया, उनको इन्होंने क्या मैसेज दिया? बहुत लिबरल, बहुत ही एक सुंदर सा शक्ल एक नए सरकार ख्याल से। बहुत जो एक अच्छी बात मुझे इस भाषण में दिखी कि वो अपने ऑडियंस के साथ किस तरह से संपर्क साध रहे थे। भाई तुम 3 लोग यहां से हट जाओ, उन्हें मुझे देखने दो। ये चीज संभवतः इस वक्त किसी और नेता में नहीं दिखाई देती जो नरेंद्र मोदी में, और संभवतः यही वजह है कि लोगों से वो ऐसे संपर्क साध। नरेंद्र मोदी लोगों का मानस अभी से नहीं, बहुत दिनों से पढ़ते भी हैं, उसके हिसाब से काम भी करते हैं। जो डर मुझे है वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक बात कहते हैं और पार्टी के लोग, जो अभी आपके इस शो में नजर आया, नरेंद्र मोदी सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी के शालीन लोगों में से एक धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे थे, ये बताता है कि अंग्रेजी में एरोगेंस कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, धमकी, दबाव, आंखों का उनका जो भाषा थी वो बिल्कुल उस तरह की थी। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जिसको हम 2 महीने के बाद देख रहे हैं कि उभरेगा, वो कहीं 10 ही दिन में न उभरने लगे। ये शासन में कम से कम ना हो। संगीता, आपके हिसाब से बड़ी बात क्या रही इस भाषण की? कोई देखिए, नरेंद्र मोदी ने आज देश की, लोगों की जोड़ने की, एक देश के नेता की तरफ बोल रहे थे। अभी तक वो सिर्फ जो गुजरात, मेरा गुजरात और इस तरह की बातें जो करते थे, सिर्फ गुजरात के विकास मॉडल की बात करते थे, उसकी बजाय उन्होंने एक देश के नेता के तौर पे, प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा है उस नेता के तौर पे उन्होंने बात की और सबको साथ लेकर चलने की बात की। एक जो उन्होंने अहम बात कही, अभी ये बात हो रही थी कि वो लोगों के साथ सीधे संवाद स्थापित करते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लोगों की नब्ज पे उनकी अच्छी पकड़ है, उन्हें मालूम है कि लोग किस तरह की बातें पसंद करते हैं और वो उसके हिसाब से अपने भाषण ये एक फन है उनका कि किस चीज पे जनता खुश होगी, रिएक्ट करेगी। ये आपको यहाँ इसकी पूरी एक मिसाल दिखती है। ये वो जादूगरी उनमें है इस तरह की जनता को कैसे मोहित किया जा सकता है। लेकिन मोदी एक बात बताना भूल गए शायद, कि ये पहली सरकार दक्षिणपंथी, भारतीय किस्म की दक्षिणपंथी सरकार है, पहली बार इस तरह से। और अभी तक उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ, उदारीकरण की नीतियों के पक्ष में भी जनता ने कोई वोट नहीं दिया था। हमारे साथ कुछ और नए मेहमान जुड़ गए। अजय उपाध्याय जी जुड़ गए। अजय जी, अगर आपने भाषण सुना, आपको इस पूरे भाषण की सबसे अहम बात क्या महसूस? देखिए, जो पहला भाषण है, उस पहले भाषण में हम ये उम्मीद करें कि क्या वो मैसेज आता है। मुझे लगता है कि अभी आज का भाषण मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। सुषमा स्वराज को हम देख रहे हैं इस वक्त। कुछ देर पहले सुषमा स्वराज आई थी, दोपहर में आपने सुना, इस पूरी जीत को उन्होंने बीजेपी की जीत बताया था। और यहां आप देख सकते हैं विदिशा से भी उन्हें जीत मिली है। ये तस्वीरें आप सुषमा स्वराज की यहां पर देख रहे हैं। अजय जी, अपनी बात पूरी। देखिए, जो बातें कही है उन्होंने, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो अभी डायरेक्ट जनता के साथ, जो अभी संगीता बात कह रही थी कि आज की तारीख में उनका मूड बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तक जो था वो इलेक्शनिंग का मूड था, अब वो एक विजेता का मूड है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 50 मिनट में 5 लाख वोट बड़ौदा की जनता को जो श्रेय देते हैं, जो बनारस की जनता को श्रेय देते हैं। तो आज वो जो डायरेक्ट टच है एक विजेता का अपनी मतदाता के प्रति, तो जिस तरह से वो अब इमोशनली उस चीज को जो जनता ने उनके साथ किया है, उसको वापस जो कर रहे हैं, वो एक क्वाइन है जो इमोशनल, मतलब जो चीज पूरी जीत में दिखाई पड़ रही है वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि भारत का ये इलेक्शन
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बजाय एक प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन मोड है उसकी यही वजह है कि संभवतः नरेंद्र मोदी का जवाब किसी के पास नहीं था। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं सुषमा स्वराज की अपने समर्थकों के बीच, क्योंकि उन्हें जोरदार जीत विदिशा में मिली है। ये तस्वीरें सुषमा स्वराज की, लौट रहे हैं बस थोड़े से इंतजार के बाद, छोड़े जा रहे हैं तस्वीरों के साथ। हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आंख। आज बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई हैं नतीजे सामने आने के बाद, आइए उस पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंचे, उन्होंने सबका धन्यवाद किया, सबको कहा कि साथ लेकर चलेंगे, लेकिन बड़ी बात क्या है, मोदी अगले पीएम होंगे और मनमोहन सिंह कल इस्तीफा देंगे। जीत के बाद वडोदरा में मोदी का पहला भाषण हुआ, उन्होंने वडोदरा के लोगों का, देश के लोगों का धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा 125 करोड़ लोगों की सरकार बनी है। अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और मोदी कल काशी विश्वनाथ जाएंगे, गंगा आरती भी करेंगे, वाराणसी के लोगों का धन्यवाद भी करेंगे। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला है, 283 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को बहुमत मिला है। एनडीए का आंकड़ा 334 तक पहुंचा है। नरेंद्र मोदी ने कहा यह भी कि जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ वो सरकार चलाएंगे। अब कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, सिर्फ 47 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली है और देश में कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों का भी सफाया हो गया है। बीएसपी, डीएमके, लेफ्ट, जेडीयू, आरजेडी, आरएलडी का सफाया हुआ है। बीएसपी, डीएमके और आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। इस तरह का प्रदर्शन रहा है और इस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का। एसपी जिन 5 सीटों पर आगे है उनमें 4 पर मुलायम सिंह यादव के अपने परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में खाता भी नहीं खुला, जहां से आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, तो वहां से उनका खाता भी नहीं खुला। अब इसार शुक्रिया। तो आइए अमित शाह ने कुछ देर पहले क्या कहा वो सुनते हैं। उन्होंने कहा कि सिवाय मां बेटे के कोई नहीं जीता कांग्रेस से और एक तरह से धराशायी हो गया है पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश में। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 आउट ऑफ 80। और मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आनंद भी है। कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है। बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं। हमारे साथ राजीव रंजन और शेरगिल साहब कांग्रेस से मौजूद है। राजीव रंजन जी, पूरी तरह से जातीय आकलन को धराशायी कर दिया है बीजेपी ने। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सीटें, आप कल्पना भी कर सकते थे, और इसी तरह से बिहार के अंदर 30 से ऊपर सीटें, ये तो वाकई कल्पना से विचित्र है। देखिए, अब इस जनादेश का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करने की स्थिति आज नहीं है, इसलिए कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के महापर्व का ये चरमोत्कर्ष है। और आज जो विजय है, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन जहां तक जातीय समूहों की बात आप कहेंगे या धर्म की बात कहेंगे, तो इस चुनाव में विकास, धर्म, जाति, पिछड़े, अगड़े, सवर्ण, दलित, ये सभी जो
कार्ड्स थे उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी राजीव ने जी, किया है। लेकिन राजीव जी, आप अंत भला मानेंगे, तो सब भला, आप मानेंगे, अगर परिणाम उनके पक्ष में है नहीं, तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। नहीं, क्या आप मानेंगे कि जनता दल यूनाइटेड की धार जो है वो कुंद पड़ गई है बीजेपी की गैर मौजूदगी में? आपकी धार कुंद पड़ गई है। बिहार में बहुत ही दयनीय स्थिति आपकी। नहीं, आज जो चुनाव परिणाम है निश्चित तौर पर ये हमारे लिए आत्ममंथन की स्थिति जरूर है कि हमने बिहार में विकास के रोडमैप को जिस तरीके से तैयार किया, जिस तरह से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बदली और जो परिस्थितियां बिहार की पहले थी 58 वर्षों के दौरान में, उससे पिछले 8 वर्षों में जो बदलाव हुआ उसके अनुरूप ये जनादेश नहीं है। कमोबेश इसको इस तरह से हम जरूर कह सकते हैं कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत यूपीए की नाकामियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और ये कोशिश की गई कि प्रचार ये किया जाए कि ये देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, ये यूपीए बनाम एनडीए है और इसमें जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को आगे विधानसभा में देखा जाएगा और उस कहीं न कहीं उस प्रचार का हम तरीके से मुकाबला जमीनी मुकाबला ही नहीं कर पाए, तरीके नहीं, जो भी यूपीए की नाकामियां नहीं कर पाए। हम आपको बता दें कि सीपीआई की नेता अमरदीप कौर भी हमारे साथ हैं। अमरदीप जी, किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का बहुमत मिला है, विपक्ष तो पूरी तरह से धराशायी हुई। मुझे तो कुछ विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा नरेंद्र मोदी के। अब आप क्या करेंगे? विपक्ष आवाम में दिखेगा, आंदोलनों में दिखेगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। पर इस चुनाव को सिर्फ एक तरीके से नहीं आंक सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी था जिसको भुनाया गया और सही ढंग से कि इस गवर्नमेंट को नहीं अगर आने देना है तो कौन विकल्प बन सकता है, तो उन्होंने ये शो किया कि हम एनडीए का राज कर चुके हैं, उसको उन्होंने भुनाया। दूसरी चीज जो है, ये कहना गलत होगा कि सारे जो जातीय समीकरण खत्म हो गए। उन्होंने बड़ी क्लेवरली अपने जातीय समीकरण बनाए सब जगह पे, इवन येदियुरप्पा को भी वापस लाए उनकी कास्ट की वजह से। और बिहार में जो अभी आप कह रहे थे, जातीय समीकरण टूटा नहीं है, उन्होंने जातीय समीकरण अपने हिसाब से जोड़ लिए हैं। शेरगिल साहब, आप बताइए, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है, जैसा कि अमित शाह भी कह रहे थे। आप डबल फिगर में नहीं है, किसी भी राज्य में डबल फिगर में नहीं है। एक जबरदस्त आत्ममंथन की जरूरत है। नैतिक जिम्मेदारी लेने भर से काम थोड़ा ना चलेगा राहुल गांधी जी के लिए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस हारी जरूर है, खत्म नहीं हुई है।